यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम ओसिलेटोरिया एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ओसिलेटोरिया एल्गी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसे मिक्सोफाइसी ग्रुप में रखा जाता है। सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नोस्टोकेल्स, फैमिली ओसिलेटोरिएसी, जीनस ओसिलेटोरिया। अब इसके हैबिटेट या आवास के बारे में पढ़ेंगे हम। आवास के अंतर्गत ये स्वस्थ जल में, तालाब के प्रदूषित पानी में, नालियों में, नम मृदा व चट्टानों पर पाई जाती है। ये पानी की सतह पर या पॉन्ड बॉटम यानी तालाब के तल में नीले रंग की परत बना लेते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल अपवादित स्थानों पर भी पाए जाते हैं ओसिलेटोरिया की, जैसे ओसिलेटोरिया ब्रेविस -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पाए जाते हैं। जहाँ अत्यधिक ठंड होती है वहाँ पर, जहाँ का टेम्परेचर यानी -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओसिलेटोरिया टेरिबेरिफॉर्मिस ये गर्म झरनों में उपस्थित होते हैं जहाँ पानी का तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें थर्मल एल्गी भी कहा जाता है। ओसिलेटोरिया की स्पोरोफिपिक स्पीसीज एनिमल की डाइजेस्टिव या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स यानी डाइजेस्टिव आहारनाल की और श्वसन नली के अंदर भी पाए जाते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखें अगर ओसिलेटोरिया का, तो ये अशाखित अनब्रांच्ड होती हैं, अटैच्ड होती हैं, तैरते हुए पानी में किसी सतह से संलग्नित रहती हैं। ये हमेशा समूह में रहते हैं और फॉल्स ब्रांचिंग भी दर्शाते हैं। सेल्स एक जैसी शेप में होती हैं और म्यूसिलेज के आवरण से घिरी रहती हैं। ओसिलेटोरिया एनी को चित्र में दर्शाया गया है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि सेल्स एक समान दिखाई देती हैं। ऊपरी सेल को एपिकल सेल कहा जाता है। फिर सेपरेशन डिस्क यानी कुछ कोशिकाओं के मध्य एक सेपरेशन बन जाता है, सेपरेशन डिस्क बन जाती है और इन दो सेपरेशन डिस्क के बीच की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हार्मोगोनियम कहा जाता है। इस पूरी संरचना को ट्राइकोम कहते हैं, जो कि धागे जैसी संरचना होती है। सेल की चौड़ाई ज़्यादा व लंबाई कम होती है। जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं कि कोशिकाओं की जो चौड़ाई होती है, जैसे बात करें इस चौड़ाई की, तो ये चौड़ाई ज़्यादा होती है, इनकी लंबाई कम होती है। कलर वेरिएशन देखते हैं ओसिलेटोरिया में। ओसिलेटोरिया फार्मोसा जो कि ब्लू कलर की होती है। ओसिलेटोरिया अंगस्टा रंगहीन होती है यानी कलरलेस होती है। ओसिलेटोरिया प्रोलिफा रेड कलर की होती है। इनका जो थैलस होता है वो पेंडुलम की तरह मूवमेंट करता है। घड़ी का पेंडुलम जिस प्रकार से मूवमेंट करता है, उसी तरह इनका जो थैलस होता है वो सतह से चिपका हुआ दोनों ओर मूवमेंट करता है। सेल स्ट्रक्चर ऑफ ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया की कोशिका संरचना। कोशिका संरचना में देखते हैं कि ओसिलेटोरिया की कोशिका सेल वॉल जो कि आउटर कवरिंग होती है और अंदर की ओर प्रोटोप्लाज्म में विभेदित होती है। सेल वॉल भी 3 पार्ट्स की बनी होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर शीट का बना आवरण होता है, मिडल लेयर पेक्टिन की बनी होती है, इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है। प्रोटोप्लाज्म देखें अगर हम ओसिलेटोरिया का, तो ये भी 2 भागों में विभेदित होता है, क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म यानी कलर से युक्त प्लाज्मा, ये परिधीय भाग होता है जो कि रंगीन होता है, जिसमें पिगमेंट्स की वजह से इसका ये रंगीन दिखाई देता है। जबकि जो सेंट्रोप्लाज्म है वो कलरलेस होता है और इसमें न्यूक्लियस भी प्रोकैरियोटिक होता है। राइबोसोम इसमें 17S प्रकार के पाए जाते हैं।
न्यूक्लियस के चारों ओर केंद्रिका झिल्ली और न्यूक्लियस में केंद्रिका या न्यूक्लियोलस का अभाव होता है। इसलिए इस ऑसिलेटोरिया को प्रोकैरियोटिक समूह में रखा जाता है और ये इस प्रकार का न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहलाता है। सभी कोशिकाओं को दो पार्ट में विभेदित किया जा सकता है, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में। सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट का बना होता है, परिधीय प्रोटोप्लाज्म यानी क्रोमोप्लाज्म, और मध्य में जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको केंद्रीय प्रोटोप्लाज्म या सेंट्रल प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्रोमोप्लाज्म में फोटोसिंथेटिक लैमेली होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं। थैलेकोइड में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मुख्यतः निम्न प्रकार के हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए जो कि सभी शैवालों में आवश्यक रूप से पाया जाता है, कैरोटीन्स, फाइकोबिलिन्स और ज़ैंथोफिल। फाइकोबिलिन सी फाइकोसाइनिन, एलो फाइकोसाइनिन या सी फाइकोइरिथ्रिन के रूप में पाया जाता है। सी फाइकोसाइनिन की वजह से ही इसका ब्लू कलर होता है। इसमें सेंट्रल प्रोटोप्लाज्म में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, और सेंट्रोप्लाज्म रंगहीन होता है। तो डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेली हैं जितने भी, वो सब एब्सेंट होंगे। इसी वजह से ऑसिलेटोरिया को प्रोकैरियोटिक समूह में रखा जाता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। सेंट्रल पार्ट में राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक सेल है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में अगर देखा जाए तो 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस या इंसिपिएंट न्यूक्लियस को गोनोफोर भी कहा जाता है। इसमें डीएनए फाइब्रिल उपस्थित होते हैं। कुछ स्पीसीज में ऑसिलेटोरिया की कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनमें गैस वैक्यूल्स उपस्थित होते हैं जो कि इसे पानी में तैरने में सहायता प्रदान करती हैं। ऑसिलेटोरिया की सेल स्ट्रक्चर अगर देखें हम तो बाहर की ओर जो सेल वॉल 3 पार्ट से बनी हुई दिखाई देती है, आउटर सेल वॉल, मिडिल सेल वॉल और इनर सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि सेप्टम का निर्माण या करती हैं। इसमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। अल्फा ग्रेन्युलस उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, गैस वैक्यूल्स, डेवलपिंग सेप्टम जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा डेवलप होते हैं। फोटोसिंथेटिक लैमेली जो कि परिधीय प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल यानी RFM देखा जाए, इसमें संचित भोजन देखा जाए तो साइनोफिशियन स्टार्च उपस्थित होती है। इसके अलावा लिपिड ग्लोब्यूल्स आदि उपस्थित होते हैं। अल्फा एंड बीटा ग्रेन्यूल्स उपस्थित होते हैं। अल्फा ग्रेन्यूल्स में प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड उपस्थित होते हैं, जबकि बीटा ग्रेन्यूल्स में लिपिड उपस्थित होते हैं। मूवमेंट इन ऑसिलेटोरिया यानी ऑसिलेटोरिया में गति किस प्रकार से होती है उसको देखेंगे हम। तो चित्र के अनुसार जो पहली गति दिखाई हुई है, ये अपने जिस भी सतह से या संलग्न होता है उसके दोनों ओर पेंडुलम की तरह गति करता है, राइट और लेफ्ट साइड में। ये घड़ी के पेंडुलम की तरह दोलन गति करती है। इस प्रकार के मूवमेंट को ऑसिलेटिंग मूवमेंट कहते हैं, इसीलिए इसे ऑसिलेटोरिया नाम दिया गया। ये जो पेंडुलम की तरह गति होती है इसमें, इसको ऑसिलेटिंग मूवमेंट कहते हैं। इसी गति की वजह से इस सवाल को ऑसिलेटोरिया नाम दिया गया है। दूसरे टाइप की गति है ग्लाइडिंग और क्रीपिंग मूवमेंट। ये जिस सतह से संलग्नित होता है उसके आगे और पीछे।
इस प्रकार से इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, आगे जाएगा फिर पीछे की ओर आएगा, आगे जाएगा और पीछे की ओर आएगा। इस प्रकार के मूवमेंट में इसका थैलस किसी भी आधार से चिपककर आगे पीछे गति करता है। नेक्स्ट थर्ड गति है बेंडिंग मूवमेंट। ट्रैकोम का ऊपरी सिरा जिसे टिप कहते हैं उसमें बेंड हो जाता है और इसे बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। क्रोमेटिक एडेप्शन और गाइदेको फिनोमिनन। गाइदेको नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि इस प्रकार की शैवालें अलग अलग तरंगदैर्ध्य के प्रकाश में अलग अलग प्रकार के रंग को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि इनको रेड लाइट में रखने पर ये एल्गी ग्रीन दिखाई देती हैं और येलो लाइट में रखने पर ये ब्लू ग्रीन यानी नीली हरी दिखाई देती हैं। नीले हरे प्रकाश में रखने पर ये पीली दिखाई देती हैं और ग्रीन लाइट में रखने पर ये रेड ब्लू दिखाई देती हैं। तो प्रकाश के पूरक रंग परिवर्तन की यह सामर्थ्यता वर्णिकी अनुकूलन या क्रोमेटिक एडेप्टेशन अथवा गाइदेको घटना कहलाती है। यह अनुकूलन शैवाल के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे शैवाल प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राप्त प्रकाश का अधिकतम अवशोषित करने में समर्थ होता है। रिप्रोडक्शन इन ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया में जनन, इसमें केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अथवा कायिक जनन ही होता है। यह दो प्रकार से होता है, फ्रेगमेंटेशन अथवा खंडन। यदि किसी कारणवश ओसिलेटोरिया का थैलस टूट जाता है तो इसके खंडित भाग नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं। सेकंड है बाई हार्मोगोनिया या हार्मोगोनिया के द्वारा। ट्राइकोम के सेपरेशन सेल के बीच में जो कोशिकाएं होती हैं वो हार्मोगोनिया का निर्माण करती हैं। सेपरेशन डिस्क का निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है। इनमें म्यूसिलेज भरा रहता है। इन म्यूसिलेज युक्त कोशिकाओं को नेक्रिडिया भी कहते हैं। तो ये सेपरेशन डिस्क के टूटने से हार्मोगोनिया मुक्त हो जाती हैं और इन हार्मोगोनिया के द्वारा नए थैलस का निर्माण हो जाता है। धन्यवाद।